वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। आप जानते हैं कि अभी 4 मार्च से ही आरबीएससी के एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है एक क्वेश्चन के अंदर, वो है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। बड़े क्वेश्चंस रहते हैं मन में कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए जिससे कि जो मैक्सिमम या फुल मार्क्स जो हैं इसमें से आप गेन कर सकें। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के साथ हूँ आपके सामने। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए और आपका हाफ मार्क भी बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगा। यानी बाकी बच्चे जो करके आएंगे उससे थोड़ा अलग हटके आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आपकी जो एक आंसर शीट है उसका एक अलग ही इम्प्रेशन जो है वो कॉपी चेकिंग करने वाले पर्सन पर पड़ने वाला है। तो चलो देखते हैं अपने कि क्या करना है आपको। मैं आपको जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन के ऊपर ये 4 पॉइंट्स के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। जबकि अगर आपने कोई रिफ्रेशर्स या गाइड या पास बुक्स वगैरह पढ़ी हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ज़्यादातर 3 ही पॉइंट्स दिए होते हैं, यानी वो रेफरेंस रहता है, कंटेक्स्ट रहता है एंड एक्सप्लेनेशन रहता है। ये बड़े बेसिक टॉपिक्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या पॉइंट हो सकता है और उनको करना कैसे है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले आपके पास रहने वाला है वो है रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या रहता है कि आपको जो एक स्टैंजा मिलेगा आपकी बुक में से, राइट, पेपर के अंदर, तो उसको आपको रेफरेंस देना है कि किसके रेफरेंस से लिया हुआ है, यानी वो जो स्टेंजा है वो कौन सी पोएम में से है, उस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है। सेकंड जो पॉइंट रहने वाला है वो है इसका कंटेक्स्ट, यानी किस कंटेक्स्ट में, जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ। ये जो आपको स्टेंजा मिला होगा पेपर के अंदर वो किस संदर्भ में लिखा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका आइडिया क्या है, किस आइडिया के ऊपर वो बात कर रहा है, राइट। इसके अंदर ज़्यादा नहीं लिखना होता, आपको 2-3 लाइन ही लिखनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड पॉइंट रहता है एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर आपको जो लाइंस दी हुई है स्टेंजा की, आपको वो पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करनी होती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली जो है वो ये कि एक्सप्लेनेशन का मतलब समरी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि जब वो एक्सप्लेन करते हैं किसी स्ट्रेंजा को तो या तो वो क्या करते हैं सेम लाइंस को ही वापस लिख देते हैं या फिर वो समरी लिखने लगते हैं पूरी पोएम की, जबकि होता ही है कि जो लाइंस दी हुई है सिर्फ उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना होता है। उसके अलावा भी एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो अपने नेक्स्ट पेज में देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट जो है ये गाइड्स वगैरह में नहीं मिलता, लेकिन हायर स्टडीज़ करते हैं तब ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने अच्छी कोई रिफ्रेशर ली है जिसमें ये पॉइंट दिया हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एक फोर्थ पॉइंट भी लिख कर आना है जिससे कि आपकी आंसर शीट बाकी सब बच्चों से थोड़ी अलग दिखेगी। तो कौन सा पॉइंट है, ये है क्रिटिकल कमेंट्स एंड नोट्स। आपको क्रिटिकली कुछ कमेंट करने पड़ेंगे या नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, या आप इसकी जगह पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स वर्ड भी डाल सकते हैं, राइट। कौन सा वर्ड है, पॉइंट्स, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो क्रिटिकली क्या होता है, क्रिटिकल मतलब होता है आलोचनात्मक तरीके से आलोचना करते हुए। आलोचना का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव बात ही करनी है, लेकिन उस स्टेंजा के अंदर कौन सी खास बातें हैं, यानी उसकी राइम स्कीम से लेकर उसके अंदर कोई और पोइटिक डिवाइसेस अगर यूज़ हुई है, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ खास बात जो स्टेंजा के अंदर है, अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं इंग्लिश की तभी आप बता पाएंगे। तो उसके साथ ही क्या हो जाता है कि आपका इंप्रेशन जो है आपकी आंसर शीट का वो एक डिफरेंट लेवल पर चला जाएगा, राइट। तो चलो अपने इसके नेक्स्ट पेज पर इसके 4 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं और देखते हैं कि इसकी 4 पॉइंट्स को आपको करना क्या है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आपको एंड फोर्थ ये पॉइंट्स आपको आंसर शीट में डालने। ध्यान रखना है कि आपका मार्जिन ये होगा, वहाँ पर मार्जिन होगा तो आपको फर्स्ट पॉइंट जैसे रेफरेंस डाल दिया तो उसके जस्ट आगे से स्टार्ट नहीं करना है, उसकी एक लाइन नीचे से यहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे ले जाएं, आपको इसी तरह से, यानी ये जो आपको जो हेडिंग या टाइटल दिया हुआ है एक तरह से ये अलग इस तरह से एक लाइन के अंदर दिखेगा, ये मिक्स नहीं होना चाहिए और बाकी सब लाइंस आपको इस तरह से एक बॉक्स के अंदर, यानी दोनों साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए, उस हिसाब से लिखनी है, राइट। तो अब इसमें करना क्या है देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी रेफरेंस की, राइट। तो रेफरेंस मतलब इसमें पता ही है प्रस्तावना होता है कि आपको यही फिक्स लाइन लिखनी है। क्या लाइन है जरा ध्यान से देखिए कि दीज लाइन्स, मैं या तो ये लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ स्टेंजा, क्योंकि एक स्टेंजा मिलेगा। अगर लाइन्स लिखता हूँ तो आएगा हैव, और स्टेंजा क्योंकि सिंगुलर रहते हो आएगा हैज़, कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। टेकन की जगह आप एक्सट्रैक्ट वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप टेकन भी कर सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम,
आपको एग्जैक्ट इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करना है और कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, राइट। सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। उसके बाद आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर पोएम का नेम डाल देना है और इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दें तो अच्छा रहेगा। और उसी के जस्ट बाद दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय, और ये जो पोएम है जिसके अंदर से स्टेंजा आया हुआ है ये कंपोज की गई है। किसने लिखी है? कंपोज की जगह मैं एक और वर्ड लिख सकता हूँ, वो है रिटन बाय, राइट। अगर मुझे कंपोज वर्ड याद नहीं हो रहा है तो मैं रिटन बाय भी कर सकता हूँ भी किसने लिखी है। सो दिस पोएम इज रिटन बाय, देन अगेन इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको पोइट का नाम लिखना है और उसको भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल देना है। सिर्फ इतना ही लिखना है रेफरेंस के अंदर और कुछ भी नहीं। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कंटेक्स्ट आ गया, किस संदर्भ में। अब कंटेक्स्ट क्या होता है कि कंटेक्स्ट पार्ट इज समथिंग विच टेल्स अबाउट द थीम और आइडिया ऑफ द गिवन स्टेंजा। जो स्टेंजा दिया हुआ है उसका आइडिया देना होता है कि किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूँ माय मदर 66 पोएम की तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर सकता हूँ इसके अंदर कि जो एक पोइट के पेन को उसमें एक्सप्रेस किया गया है, जिसमें उसकी एजिंग मदर से, है ना, उसके डेथ किया, उससे सेपरेशन का जो एक भाव है वो उसके अंदर शो किया हुआ है। तो इतना सही लिखना है बस। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटेक्स्ट जो है वो 2 और 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको एक खास बात बताऊं कि अगर आप गूगल करें तो फिक्स कंटेक्स्ट जो है वो आप 2-3 लाइन के बना सकते हैं। फिर उस पोएम में से चाहे कोई भी स्टेंजा आ जाए, आपको वही कंटेक्स्ट जो कॉमन कंटेक्स्ट है जो आपको उसके लिए यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि अब एक तो होता है आप वहाँ तुक्का मारे जाकर कुछ भी बनाएं अपनी तरफ से। इससे अच्छा है कि आप पर्टिकुलर पोएम्स के पर्टिकुलर कंटेक्स्ट जो है 2-3 लाइन के आप जो उसकी थीम जैसे ही लगें देखने में वो आप याद करके जाएं और वही आप लिख कर आ जाएं तो वो काफ़ी होगा, उसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में अपने को व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या की स्टार्टिंग कैसे करनी है कि द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज थ्रू दिस लाइन्स, कि जो आपको स्टेंजा 4 लाइन मिलेंगे उन लाइन्स के थ्रू पोएट अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट की, और उसके बाद आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसा पहले कहा कि समरी नहीं लिखनी है। अब एक बात खास जो आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि किसी पोएम के फर्स्ट स्टेंजा आपको मिल जाता है एग्जाम में, तो आपको सीधा ही उसको एक्सप्लेन करना है, नो डाउट कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको सेकंड या थर्ड स्टेंजा मिल जाता है किसी पोएम का, तब आप क्या करेंगे? तो आप सेकंड और थर्ड स्टेंजा को वहीं से स्टार्ट नहीं करना है। तो अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो पोइट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज आइडिया थ्रू दिस लाइंस दैट, तो आपको उस सेकंड स्टेंजा या थर्ड स्टेंजा के पहले का जो पार्ट है, क्योंकि आपने पोएम पढ़ी है, उसके अंदर भी क्या बताया गया है उसको भी कम से कम 1-2 लाइन में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद फिर सेकंड या वो जो आपको स्टेंजा मिला होगा उसको एक्सप्लेन आउट करना है। डायरेक्ट ही सेकंड, थर्ड या लास्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन नहीं करना होता, क्योंकि जब एग्जामिनर होता है तो आपको ये मानना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है ना, उसे कोई आइडिया नहीं है कि सेकंड स्टेंजा से पहले क्या था। अगर मैं सीधा सेकंड स्टेंजा एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको कोई आइडिया नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उससे पहले के जितने भी स्टेंजा हैं, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, उसके बारे में भी आपको एक ब्रीफ 2-3 लाइन के अंदर शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद जो गिवन स्टेंजा है उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ध्यान रखना है इसमें भी वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, समरी नहीं करनी, पर जो स्टेंजा दिया है उसको इंप्रेसिव वे में डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर एलोबरेट करते हुए लिखना है, ना कि सेम लाइन्स कॉपी करनी है। याद रखने वाली बात है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है क्रिटिकल नोट्स, जिसको क्रिटिकल कमेंट्स या पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ये आलोचनात्मक पॉइंट्स हैं, ये फिक्स होते हैं, आपको इन्हीं को फॉलो करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका फिक्स रहेगा कि राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज, ऐसे के ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि जो आपको स्टेंजा मिला होगा उसकी राइम स्कीम क्या है, कि राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज। अब मान लीजिए वो राइम स्कीम ए बी है तो ए बी करके फुल स्टॉप कर दो बस। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 पोएम ऐसी है, माय मदर 66 एंड कीपिंग क्वाइट, जिनके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। इसका मतलब वो पोएम्स जो हैं वो ब्लैंक या उसको कह सकते हैं फ्री वर्स के अंदर है। तो मैं वहाँ क्या लिखूँ फिर, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा कि दिस स्टेंजा, इसमें लाइन चेंज हो जाएगी, दिस स्टेंजा इज इन ब्लैंक वर्स, यानी ये स्टेंजा ब्लैंक वर्स में, देयर इज नो राइम स्कीम, राइट। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस स्टेंजा। तो ये पॉइंट आप 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो उसमें से आ जाता है, तो कोई इशू ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या करना है आपको, यहाँ इन्वर्टेड कोमा में दिया है पोएटिक डिवाइस।
अब मान लो कि आपको जो स्टेंजा मिलेगा, जैसे माई मदर एट 66 में से आता है कि जब मदर को वो एशन लाइक कंपेयर कर रहे थे, ऐश के जैसा उनका चेहरा था, तो यहाँ पर लाइक वर्ड आता है तो मुझे पता है कि सिमिली यूज हो गई है, राइट। तो अगर वहाँ पर सिमिली यूज हो गई है तो क्या करना है, इस पोएटिक डिवाइस की जगह लिखना है सिमिली हैज़ बीन यूज्ड इन, और उसके बाद वो एशन लाइक वो वर्ड्स लिख देने हैं, वो लाइन लिख देनी है, पता चले भाई कौन सी लाइन के अंदर कौन सी वाली डिवाइस यूज हुई है। तो आपको ये बात बतानी है, ठीक है। तो एक तो कम से कम ये मिल ही जाएगी, राइट। कोशिश करनी है कि 2 पॉइंट्स तो लिखे ही लिखे, और 3 पॉइंट्स हो जाएं तो और भी अच्छा हो जाएगा, राइट। तो 3 पॉइंट हो जाए तो उसका मुकाबला ही नहीं है, ओके। तो तीसरा पॉइंट भी आप सेम कर सकते हो कि पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड, कौन सी वाली, इसके अंदर भी आपको कोई नई पोएटिक डिवाइस जो है वो मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो जैसे इसमें दिया हुआ थर्ड पॉइंट, उसके अंदर भी सेम काम करना है कि पोएटिक डिवाइस की जगह नाम लिखें कि कौन सी डिवाइस, कोई एनाफोरा है, कोई उसमें एलिट्रेशन है, कोई पर्सोनिफिकेशन है, और हैज़ बीन यूज वो यूज़ हुई है कहाँ पर, इन, और उसके बाद वो वर्ड्स वो वापस से शब्द लिख देने हैं कि कहाँ यूज़ हुई है। इस तरह से आप जब करते हैं तो ये 4 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल कमेंट्स या नोट्स। इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद मान के चलिए कि अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 6 आउट ऑफ 6 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी आंसर शीट बाकी सबसे अलग होने वाली है, यूनिक होने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और इसके अलावा भी कोई पॉइंट समझना है तो 2-3 दिन है, मैं कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट करने की, है ना, उसको एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।